गुड आफ्टरनून सुनील, बैठिए प्लीज़, आप सीट लीजिए और आप बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कहाँ पढ़े लिखे हैं। सर, मैं जयपुर जिले राजस्थान के जयपुर जिले का निवासी हूँ और मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे 5 भाई बहन हैं। मेरे समेत 5 हैं। और मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से। उसके बाद में मैं भी हाल ही में भारतीय रेल लेखा सेवा में प्रोबेशनरी अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ। अच्छा, ऑलरेडी आप ज्वाइन कर चुके हैं, वो तो थ्रू सिविल सर्विस ही किया होगा, तो ट्रेनिंग कर लिया? नहीं सर, अभी प्रोबेशन पीरियड है, अभी हाल ही में ट्रेनिंग चल रही है मेरी। 18 बैच है मेरा। ओके, तो आप उससे कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब रेलवे अकाउंट से आईएएस में? आर विल यू ज्वाइन अदर सर्विसेज आल्सो, इनकम टैक्स वगैरह भी, या केवल आईएएस? सर, अगर आईएएस में नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से मैं या तो पुलिस ज्वाइन करूंगा या फिर रेवेन्यू सर्विसेज। ऐसा क्यों करेंगे, मतलब आपकी प्रायोरिटी बता दीजिए। मतलब आपने आईएएस, आईपीएस, टैक्स, तो ये प्रायोरिटी किस आधार पे आपने रखी है? सर, 2 आधार हैं मेरे। सबसे पहले तो जो नेचर ऑफ जॉब है, उसके बाद में जो वहाँ के जो एवेन्यूज़ हैं काम करने के तरीके हैं, वो मेरा प्रेफरेंस रहे हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की प्रवृत्ति है, मैंने उसको सबसे ऊपर रखा है। तो आईएएस है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज होता है, पब्लिक से अटैचमेंट ज़्यादा होता है, साथ में डाइवर्सिटी ऑफ जॉब काफ़ी है। वहाँ पे आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे फील्ड में काम करने के, और आपको एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी होते हैं। रोज़ाना डेली लाइफ में आपको अनेक प्रकार की समस्या, उनका समाधान करना पड़ेगा और आपको नित्य नए चीज़ों से रूबरू होना पड़ेगा। अच्छा, जब आप आईएएस की बात करते हैं तो आपके दिमाग में डीएम और कलेक्टर ये पोस्ट होती हैं, या सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी वाली पोस्ट होती है? सर, मैं जब इनकी कल्पना करता हूँ तो एसडीएम से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी सबकी मैं कल्पना करता हूँ। जहाँ पे जो नीति क्रियान्वयन होता है उसके साथ साथ नीति निर्माण है, उन दोनों की मैं कल्पना करता हूँ और दोनों में अपना योगदान देना चाहता हूँ। सर, ये बताइए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी जी सर, क्यों एसेंशियल है एनवायरनमेंट के लिए? सर, बायोडायवर्सिटी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और जो फूड चेन होता है उसमें बायोडायवर्सिटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और एक दूसरे से लिंक होते हैं। यदि फूड चेन में से कोई भी एक प्राणी गायब होता है, उसकी संख्या बढ़ती है, घटती है, तो उससे पूरा फूड वेब है, फूड जाल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके बाद में भयानक परिणाम होते हैं। जैसे सर, गिद्धों की संख्या घटने से बाद में उसके काफ़ी भयानक परिणाम देखे गए। जो क्योंकि गिद्ध है वो एक तरह से अपघटक का काम करते थे, साफ सफाई करने का काम करते थे नेचर में। तो जब उनकी संख्या कम हुई तो काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। और कई बार ऐसा होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी सुरक्षा नहीं की जाती है, जंगल कम हो जाते हैं, तो जो उन पे आश्रित जीव होते हैं वो खतरे में आ जाते हैं। इसलिए बायोडायवर्सिटी में फ्लोरा और फोना दोनों का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है सर। अच्छा, हमारे देश में एनवायरनमेंट रिलेटेड क्या प्रायोरिटीज है, मेन प्रायोरिटीज ऑफ एनवायरनमेंट? देश का बता दीजिए, अपने स्टेट राजस्थान का बता दीजिए। सर, कई प्रकार की प्रायोरिटीज हैं। सबसे पहले तो जो वन क्षेत्र है उसको राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33% तक लाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करना। सर, क्षेत्र के अनुसार निर्धारित हो सकता है प्रायोरिटी। जैसे दिल्ली में है, वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल करना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। राजस्थान के पश्चिमी साइड में वहाँ पे जो वन है उनका वन की सुरक्षा करना, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता। साथ में ही जो वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन है उसकी प्राथमिकता रहती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर की स्कैरिसिटी पाई जाती है। इसी प्रकार जैसे नॉर्थ इंडिया वाला यूपी है, बिहार है, यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, काफ़ी पाया जाता है। सर, क्षेत्र के अनुसार प्रेफरेंसेज निर्धारित की जाती है कि यहाँ पे किस क्षेत्र को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन से क्या डिसएडवांटेज होंगे हमारे इकोसिस्टम को?
सबसे पहला एडवांटेज तो होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और एक कार्बन स्टॉक के रूप में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं। दूसरा होता है जो मिट्टी का जो कटाव होता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं और उसकी वजह से सर जब पेड़ कम हो जाते हैं तो बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि नदी में सिल्ट की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। झूम कल्टीवेशन के बारे में आपने सुना है? जी सर। किस पार्ट में हमारे देश के ये प्रैक्टिस किया जाता है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट पर? सर झूम की खेती मुख्य रूप से जनजातीय इलाकों में ज़्यादा की जाती है, जहाँ पे पेड़ पौधों को साफ करके और वहाँ पे जो आदिम स्टेट के नाम बताइए। जी सर। इंडिया में कहाँ होता है? सर मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, उड़ीसा वाला पार्ट है, थोड़ा आंध्र प्रदेश में भी इस प्रकार खेती देखी जाती है, छत्तीसगढ़ में भी देखी जाती है सर। जी सर। तो इसका क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट पर? सबसे पहले तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें भी दर्शाया गया था कि झूम खेती की वजह से धीरे धीरे वनावरण है, जो फॉरेस्ट कवर है और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में कम हो गया है। तो उसके अलावा जब जलाया जाता है तो वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, जो वहाँ पे जीव आश्रित होते थे, वो काफ़ी उनको पलायन करना पड़ता है, उनको नुकसान पहुँचता है। साथ में इससे मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे जलाए जाते हैं उसकी वजह से 3-4 साल तक खेती करना संभव होता है, लंबे समय तक खेती करना संभव नहीं होता और जमीन बंजर हो जाती है। ये सर कुछ परिणाम है। बताइए, जो बुश फायर, फॉरेस्ट फायर कहते हैं, जी सर, इससे कितना कुछ आइडिया कितना इकोनॉमिकल लॉस होता है कंट्री को रिलेटेड विद इकोनॉमी? सर आप रिलेट कर सकते हैं सर, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे बताएं? जैसे सबसे पहले अगर पेड़ों का नुकसान होगा तो जब पेड़ों से आमदनी होती है, टिम्बर से आमदनी होती है, साथ साथ में वहाँ पे जो फॉरेस्ट पे आधारित जो उद्योग होते हैं वहाँ पे इसके साथ साथ उनके कच्चा माल की कमी हो जाती है। कई औषधि के उद्योग है जो वनों पर आश्रित होते हैं, जो औषधि बनाने के वहाँ पे जड़ से औषधि प्राप्त करते हैं, कई फूलों से वहाँ पे फलों से प्राप्त करते हैं, जैसे बहुत सारे आयुर्वेद के उद्योग हैं, वहाँ से अपना कच्चा माल प्राप्त। लास्ट क्वेश्चन, आपने सिविल इंजीनियरिंग किया IIT से, अगर आपको कहा जाए कि आपने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टावर्स बनानी है दिल्ली और NCR में, जी सर, से गुड़गांव, तो क्या क्या 3 मेजर प्रिकॉशंस लेंगे आप? सर अर्थक्वेक बिल्डिंग डिजाइन करने से पहले सबसे पहले तो वहाँ का जोन देखा जाता है कि अर्थक्वेक का जोन क्या है, तो दिल्ली जोन 4 में आता है। इसके अलावा जो कि बिल्डिंग किस प्रकार की बनानी है, औद्योगिक प्रकार की बिल्डिंग बनानी है, रेजिडेंशियल, जी सर, मल्टी स्टोरी टावर बनानी है, उसके बाद में निर्धारित करता है कि फ्लोर कितने होंगे, उसके आधार पर लोड होगा और जो वहाँ की जो फाउंडेशन है उसमें डिजाइन में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए 3-4 चेंजेस करते हैं, कई बार डैम्पर्स लगाते हैं, क्योंकि सर जब अर्थक्वेक आता है तो वाइब्रेशन काफी पैदा होता है, उस वाइब्रेशन को ट्रांसफर ना हो जमीन से बिल्डिंग में, इसलिए वहाँ पे डैम्पर्स लगाते हैं, स्प्रिंग्स लगाते हैं। साथ में जो उनका वेट है, जो बीम होते हैं, पिलर्स होते हैं, उनका वेट सिंथेटिक मटेरियल को यूज करके वेट को कम करने की कोशिश करते हैं। आजकल कई टेक्निक्स आ गई हैं जो कंक्रीट में ऐसी डिजाइन होती है कि उसका वेट कम हो जाए, क्योंकि सर जो एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, तो मास जितना कम होगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। IITs के बहुत सारे ग्रेजुएट्स या तो विदेश चले जाते हैं या आपके ऐसा सिविल सेवा वगैरह में चले जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे IIT में जो भारत ने इतने संसाधन लगाए वो बर्बाद हो गए? भारत को रिटर्न कहाँ मिल रहा है? और इंजीनियरिंग एरियाज में लोग काम नहीं कर रहे। सर हम ये संभावना नहीं, डेटा भी इसमें प्रदर्शित किया गया था कि ब्रेन ड्रेन की समस्या भारत में काफी है। और विदेश, इंडिया के अंदर जो लोग सिविल सेवा में चले जा रहे हैं, जनरल मैनेजमेंट में चले जा रहे हैं, जी सर, वो भी तो क्षति है। सर मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्षति नहीं हो सकती, बिकॉज अगर मेरा एग्जांपल लिया जाए तो मैं सिविल सेवा में जाके आगे योगदान दूंगा तो पॉजिटिव योगदान होगा सर हमेशा देश के। तो किसी ने जो कोर कॉम्पिटेंस एरिया है, जी सर, सिविल इंजीनियरिंग, इसमें आपने अध्ययन किया है, उसमें क्या योगदान? सर इसमें आपकी रुचि पे भी निर्भर करता है कि आपकी रुचि क्या है। कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग सेवा में गए हैं, कोर इंजीनियरिंग सेक्टर में भी गए हैं, लेकिन मेरी रुचि वहाँ पे बदल गई थी सर। मैं चाहता था कि मैं प्रशासनिक सेवा में काम करूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग सेवा में जा रहे हैं और जिनका रुचि बदल जाती है कि इंटरेस्ट बदल गया, वो सिविल सेवा में ज़्यादा
कंफर्टेबल फील करते हैं। सर मुझे लगता है अगर इंजीनियरिंग सेवा में जाता तो मैं इतने मन से नहीं कर पाता। तो मेरा काम जी सर मेरा ऐसा रेलवे अकाउंट सर्विस जो है और रेलवे की सेवाओं का पुनर्गठन हो रहा है, क्यों हो रहा है सर? इसमें रेलवे अकाउंट सर्विस भी शामिल क्यों? सर 2-3 रीजन इसके बताए गए हैं। सबसे पहला तो डिपार्टमेंटलिज्म। कई स्टडीज ऐसी बताई कि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें कई डिपार्टमेंट्स का योगदान उसमें होता है। ऑपरेशन का होता है, कॉमर्शियल का होता है, मैकेनिकल का होता है, इलेक्ट्रिकल का होता है। तो जब जांच बैठती है तो सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से रेलवे को काफी नुकसान होता है। जिम्मेदारी का निर्धारण नहीं। यस सर। तो इसको डिपार्टमेंटलिज्म को सिलोज का निर्माण हो गया, उसको तोड़ने की कोशिश की कि जनरलाइज सर्विस बनाई जाए जिनका ट्रांसफर इंटर डिपार्टमेंट हो सके ऑफिसर्स का, तो दैट डिपार्टमेंटलिज्म कम हो जाए। लेकिन इसमें दो तरह के लोग आते हैं, इंजीनियरिंग सेवाओं से भी आते हैं। जी सर। जी सर। उनको आप कैसे एक साथ एडजस्ट करें? सर ये कंसर्न्स बिल्कुल आपका सही है और इस पे डिबेट भी चल रही है और जो मिनिस्टर्स हैं उनका एक समूह बनाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें मॉडलिटीज है उनको तय करने की कोशिश की जाए कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। 2 कंसर्न सामने आए सर। एक तो इंजीनियरिंग सर्विसेज वर्सेस सिविल सर्विसेज। एक तो ये है कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का जो कोर टेक्निकल एरिया है और सिविल सर्विसेज वालों का नॉन कोर है, वो आपस में ट्रांसफर कैसे हो पाएंगे सर? एक तो ये है, अगर आप सिविल सेवा के माध्यम से गए हैं यस सर, और आप इंजीनियर हैं तो Yes, आप तो एक सेंस में दोनों के बाउंड्री पर हैं। अच्छा नहीं है सर उनको जो ट्रेनिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है जी सर, और आप जा रहे हैं अकाउंट्स में, जी रेलवे सर, अकाउंट्स जी सर, जो कि सिविल सर्विसेज का पार्ट है, यस सर, इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं। Yes, sir. इससे कुछ फायदा होगा सर एक सरकार को, कुछ फायदा होगा, रेलवे से कुछ लाभ होगा? सर फायदा तो ये डिपेंड करेगा कि टाइम के आगे। उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि फायदा होगा, लेकिन इसमें कंसर्न्स है सर, उनको अगर एड्रेस किया जाएगा तो फायदा जरूर होगा। चलिए हम लोग सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, नाउ दैट यू आर इन रेलवे सर्विस। तो पहले तो कुछ बताइए कि जो अभी नई ट्रेन चली हैं जो प्राइवेट कंपनीज की, इज़ इट द सेम थिंग एज वी कॉल इट डिसइन्वेस्टमेंट की बात है कि ये प्राइवेटाइजेशन जो रेलवे में हो रहा है, हाउ डू यू लुक एट इट? सर सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन किस सर्विसेज का हो रहा है। इसमें जो पैसेंजर और रेलवे का जो इंटरफेस होता है उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जैसे टिकट बुकिंग हो गया, साथ में जो ट्रेन में सेवाएं दी जाती है इनका प्राइवेटाइजेशन हो गया। अभी भी जो लोको पायलट्स है, असिस्टेंट लोको पायलट है, ये गार्ड्स हैं, स्टेशन मास्टर्स हैं, ट्रैक है, ये सब रेलवे का रहेगा। लेकिन सर इंटरफेस को अच्छा बनाने के लिए, पैसेंजर जो एक्सपीरियंस होता है उसको अच्छा बनाने के लिए प्राइवेट ट्रेन इसमें दी जा रही है। और सर इसका एक फायदा और बताया जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को अगर मौका मिलेगा आने का तो उनमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग का काम रेलवे के द्वारा किया जा सकता है, जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा जरिया हो सकता है। बिकॉज अगर उनके पास एक्सपर्टाइज होगा निजी क्षेत्र के पास, तो फ्यूचर में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके और वो रेलवे में योगदान दे सकते हैं। एक तो ये है, लेकिन इसमें कंसर्न्स ये दर्शाए जा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन अगर किया जा रहा है तो क्या कारण रहे हैं, और रेलवे है वो काम क्यों नहीं कर पा रहा जो प्राइवेट प्लेयर्स कर देंगे। सर इसमें कंसर्न्स है, उसको देखने की जरूरत है। इसी कंसर्न पे आपका ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि ये इस तरह का सवाल सबके जहन में होता है कि अगर आप वास्तविकता देखें तो जो नई ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही हैं सब जगह, तो उसमें किराया ज़्यादा है और वो डिमांड एंड सप्लाई से बढ़ता घटता रहेगा। और जो एक सोशल वेलफेयर देश की स्कीम्स थी, फॉर एग्जांपल जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका कोई डिस्काउंट इस तरह की प्राइवेट ट्रेन सर्विसेज में नहीं है। तो आर वी नॉट हेडिंग टूवर्ड्स सम फॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म और ए कैपिटलिस्ट पाथ, जिसमें कि सामान्य जन जो है उसका द गवर्नमेंट विल हाथ झाड़ो इट एंड कि भाई मैं कहेगी कि हमको क्या इससे लेने देना। इसको कैसे देखते हैं कि इज़ इट गुड फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया? सर भारत में अभी भी 30 से 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे सामान्यतः व्यतीत करते हैं। लेकिन जो ट्रेन चलाई जा रही है 150 ट्रेन, वो 1% से भी कम ट्रेन है, क्योंकि रेलवे में रोजाना 13.5 मगर ये तो बढ़ती जा रही है ना, इसकी संख्या तो एक जैसे कहते हैं एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है ट्रेन के नंबर की। तो जो हम लोग के जिस कंसर्न की ओर आपने इशारा किया, अगर हम उस पर और थोड़ा बात करें, कहीं एक ओवरऑल पैटर्न देखते हैं। अब जैसे इस डिबेट में हम ले आए एक दूसरा मुद्दा और उससे जोड़ के आपको मौका दें कि इस पर आप बताएं। जैसे एयर इंडिया है ना, फॉर सम रीजंस हम एयर इंडिया को पिछली बार भी आपके रेलवे से ही एक आए सज्जन जो फिर आ गए हैं, जो पिछली बार आए थे तो हिज जॉब हिज मैंडेट वाज
टू काइंड ऑफ सैल्वेज द सिचुएशन, उसको बचाना। अब की बार उन्होंने खुद ही कहा रेलवे सर्विस के कि इस बार हम आए हैं तो एयर इंडिया को हम डिसइन्वेस्ट करने आए हैं, राइट। तो इस पूरे पैटर्न में जो एक 30-40% लोगों की आपने गरीबी रेखा को बताया, कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं है कि ये आम लोगों के लॉन्ग टर्म हित के खिलाफ होगी? क्योंकि कहने को तो कहा जा सकता है कि जो इसके लाभ होंगे दे विल पर्कुलेट डाउन, बट डज इट रियली हैपन? एंड स्पेशली बिकॉज आप उस क्षेत्र से आते हैं जिसको कि मोरलेस पिछड़ा क्षेत्र कहें, और उस कैटेगरी से आते हैं जिसको कि बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने की। दिल से बताइए इसमें क्या सोचते हैं? सर, रेलवे की प्रतिबद्धताएं अभी भी नहीं बदली है। उनका यही है कि नेशन की सेवा की जाए और सोशल सर्विस में योगदान दिया जाए। 99% जो ट्रेन है उनमें अभी भी मैं आपको 2 आंकड़े बताना चाहता हूँ। तो सबअर्बन सेक्शन है वो 52% ट्रैफिक को लेके जाता है, लेकिन वहाँ से केवल 3% की आमदनी सर रेलवे को होती है। तो ये मुख्यतः सोशल सेक्टर को हम बोल सकते हैं योगदान। कह रहा हूँ कि दिस इज नाउ गेटिंग इंक्रीजिंगली अंडर, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। जैसे आप इसको ट्विस्ट करें एयर इंडिया से, द डे एयर इंडिया गोज टू प्राइवेट हैंड्स, तो जो इनकी तमाम सर्विसेज हैं जो उस एरिया में भी होती है जहाँ पर कि उनको आमद नहीं है, लेकिन वो इसलिए करती है बिकॉज इट्स ए गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसी, तो वो बंद हो जाए। कोई प्राइवेट आदमी वहाँ सर्विस नहीं करेगा जहाँ पर कि उसको आमद नहीं हो रही है। एंड द सेम थिंग विल हैपन, दिस इज ए प्रेमोनिशन, एक तरह की आशंका है। इसको कैसे देखते हैं आप? सर, आप जैसे बता रहे हैं आशंका है, लेकिन मैं जैसे रेलवे से बिलोंग करता हूँ, मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया कि रेलवे अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट रहा है सर। तो वो तो है, मगर डोंट यू सी ए ट्रेंड कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमको ध्यान रखना चाहिए? चलिए एक और आपसे क्विक सवाल पूछें कि इधर हमारे यहाँ जो जंगी जहाज़ों का प्रचलन है और आज की खबर थी कि अब वो तेजस हमारी फिल्म में शामिल होगा, इसके बारे में क्या जानते हैं? इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे? जो हमारा इंडिजिनस LCA है जो ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जहाज हैं, इसकी क्या इतिहास जानते हैं जो तेजस इंट्रोड्यूस हो रहा है? हाँ सर, 1980s के आसपास इसका प्रपोजल आया था कि जो मिग 29 है, मिग किस सीरीज के जो विमान है उसको हटा करके उनको यस सर मिग 21, थैंक यू सर, मिग 21 को रिप्लेस करके LCA लाया जाए। तो तब प्रपोजल आया था, पर 2001 में मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि 2001 में इसका सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाया गया, लेकिन सर धीरे धीरे डिले होता गया। 2013 क्या कारण थे उसके, कुछ आपको हल्का फुल्का, बिकॉज इट्स गेटिंग इनसाइड द न्यूज़। और इसके पहले भी नहीं था, एक HF-24 हुआ करता था विच वॉज प्रपोज्ड वे बैक इन 60s and 70s, वो भी इंडिजिनस था। कहीं ये तो नहीं कि एक ये मैरिज है जो हम लोगों को हर बार मजबूर करती है कि इंडिजिनस बात करें और दे आर डिलेज? सर, डिसीजन मेकिंग में डिलेज होता है, लेकिन आजकल जो सरकार के कदम है, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाना, उसमें कोऑर्डिनेशन भी रहेगा और डिसीजन लेने में तीव्रता आएगी। नहीं, मगर उनका निर्माण से क्या संबंध है? इसके निर्माण की प्रक्रिया जैसे HAL करती है, तो उसमें आई डोंट थिंक ही हैज ए से इन दैट, ही डजंट कंट्रोल दैट पर्टिकुलर एजेंसी। चलिए ऑन टू, आई जस्ट वांटेड टू रेज योर। आपका सुनील कुमार धनवंता, तो आवाज़ से तो ये लग रहा है कि आप गाने की शौकीन हैं, और आपने लिखा भी है कि बॉलीवुड गानों के आप शौकीन। तो जरा 2-3 बड़े म्यूजिशियंस के नाम बताओ जिन्होंने फिल्मों में बहुत अच्छे गाने दिए हों। सर, SD बर्मन है, RD बर्मन जी हैं, जिनके वो SD बर्मन, RD बर्मन, और जी सर अनु मलिक हैं, बपी लहरी है। ये तो बहुत नए हो गए, कुछ पुराने बता दो, तो गाने पुराने भी आते होंगे। सर, मुझे पुराने इतने नहीं पता है, मैं 90s के गाने ज़्यादा सुनता हूँ सर, 90s के गाने ज़्यादा सुनता हूँ। कभी आपके घर में बुजुर्ग लोग सुनते थे रेडियो? तो कौन सा गाना ऐसा है, कौन से गाने ऐसे 2 गाने जो आपको बहुत पसंद हैं, जिनको आप गुनगुना सकते हैं? सर, आप अनुमति दे तो मैं किशोर कुमार के एक गाना है सर, जो मुझे लाइफ में काफ़ी प्रेरणा भी देता है ये सॉन्ग। आनंद देता है जी सर। हाँ, प्रेरणा देता, आनंद देता। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। कोई आंसू है, कोई खुशी। सर मैं भूल रहा हूँ सर, तो यूं ही चला सर। SD बर्मन का कोई गाना?
एस बी वर्मन के युग के नहीं, आर डी वर्मन नहीं, बोलिए तो कहा बता। उन्होंने, SB वर्मन ने अच्छा किया। अच्छा सॉरी। अरे काफी योगदान दिया किशोर कुमार के गानों रोशन का नाम सुना? अरे कमाल, नौशाद का नाम सुना? में। ये सर नौशाद जी, नौशाद का कोई गाना, सर मुझे याद नहीं। चलो कोई गाना जो एस डी बर्मन ने डायरेक्ट किया हो, म्यूजिशियन दिया, म्यूजिक दिया हो, सर अभी याद नहीं आपको। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ, ये जो हमारे जो गाने हैं उनमें लिटरेचर भी है या नहीं है? सर लिटरेचर से काफ़ी गाने लिए गए हैं। जो लिरिक्स हैं रविंद्रनाथ जी टैगोर जी हैं, उनके लिटरेचर से काफ़ी गानों को इंस्पायर किया गया। जैसे उनका एक कविता है एकला चलो रे, वो गाना सॉन्ग अच्छा है। और जो रीजनल साहित्य है वहाँ से भी कई गानों को उठाया गया है जिनके लिरिक्स हैं। सर लिटरेचर का काफ़ी योगदान होता है। तो किसी म्यूजिशियन को फाल्के अवार्ड मिला है कि नहीं मिला है भारत में? दादा साहब फाल्के, सर मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। चलो, अमिताभ बच्चन को कब मिला दादा साहब फाल्के? सर अभी हाल ही में मिला उनको तो सर उनका इतना बड़ा करियर रहा है, उन्होंने इतनी बड़ी फिल्में की हैं और उनको इनको महानायक भी बोला जाता है सदी का। तो उसकी वजह से, और साथ में वो सोशल सेक्टर में भी काफ़ी काम करते हैं। जागरूकता फैलाने में भारत सरकार के कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो स्वच्छता अभियान मुख्यतः उनमें जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। तो वो हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो इसके लायक हैं सर। ठीक है, यस सर। थैंक यू। तो एक छोटा क्वेश्चन कि अमिताभ बच्चन जी को भारत रत्न भी दे देना चाहिए इस हिसाब से? कितने साल से लोगों का एंटरटेनमेंट किया? सर इस पर विचार किया जा सकता है, अगर वो इसके योग्य पाए जाते हैं कमेटी बैठा के। आपका मत क्या है? अरे आपसे पूछा दिया जाना चाहिए कि नहीं? आपका वोट किधर है? सर दिया जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत आईएएस प्रस्तुत करता है दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षांत एजुकेशन टाइप करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑफलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए या इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7428092240 9312511015 8851301204।